Hello friends, welcome to Endeavor Immigration. This is Gaurav. In this video, I'm going to talk about most common refusal reasons for Australia visitor visa. अगर आपने भी अपना रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीज़ा अप्लाई किया है या आपकी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा की रिफ्यूज़ल आई है तो इस वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं आपकी रिफ्यूज़ल के। वीडियो के एंड में हम आपको ये भी बताएंगे कि आप अपनी जो है प्रोफाइल कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं टू रीअप्लाई। तो वीडियो को शुरू करें इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सो। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो लेके आए तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल सके। आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं 7 मोस्ट कॉमन रीजंस की बात करूंगा। सबसे पहले आ जाता है लो इनकम इन होम कंट्री। जो पहला रीज़न होता है रिफ्यूज़ल का वो होता है लो इनकम इन होम कंट्री। जब आप अपना ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें आप अपनी जो है पे स्लिप्स प्रोवाइड करते हैं या आप अपनी जो है इनकम टैक्स रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं। तो वीज़ा ऑफिसर देखते हैं कि आपकी जो है कितनी इनकम है, ईयरली या पर एनम इनकम कितनी है। तो 2022-23 में तो ऐसा रहा था कि जो जिनकी टैक्स फ्री इनकम थी इंडिया में उनके वीज़ास नहीं आ रहे थे। 2024 में थोड़ा जो ट्रेंड है पॉजिटिव हुआ है, हमने टैक्स फ्री इनकम पे भी काफ़ी वीज़ास लिए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर प्रोफाइल को वीज़ा मिल जाएगा। उसके लिए बड़े ही ध्यान से आपको जो है अपने डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है और अपने जो है डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने होते हैं। स्पेशली अगर आपकी लो इनकम है तो वीज़ा ऑफिसर जो है आपको वीज़ा रिफ्यूज़ल दे सकता है। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर आप अपनी ITRs या पे स्लिप्स अटैच नहीं करते तो उससे भी आपकी जो है रिफ्यूज़ल आ सकती है। क्योंकि समटाइम्स वी गॉट क्वेरीज की जो लोग कहते हैं कि उनके पास टैक्स रिटर्न्स नहीं है या उन्होंने एक ही टैक्स रिटर्न जो है लॉन्च की है रिसेंटली, तो उस केस में भी जो है वीज़ा ऑफिसर जो है आपको रिफ्यूज़ल दे सकता है। दूसरा रीज़न जो आता है मोस्ट कॉमन वो होता है इनसफिशिएंट फाइनेंशियल सपोर्ट। इनसफिशिएंट फाइनेंशियल सपोर्ट में आ जाते हैं आपके फंड्स की, आपके पास कितने रिकरिंग डिपॉजिट है, आपके पास कितने सेविंग्स है या आपके पास कितने फिक्स डिपॉजिट्स हैं। तो आपको वीज़ा ऑफिसर को जो है सेटिस्फाई करना होता है कि आपके पास जो है इनफ फंड्स है ट्रैवल के लिए। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास तो स्पॉन्सरशिप है, जहाँ मेरा भाई बहन मुझे इनवाइट कर रहा है, उसने अपने 20,000 30,000 डॉलर्स के फंड लगवा देने हैं, जहाँ उसका बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट लग जाएगा ऑस्ट्रेलिया से तो उसका वीज़ा आ जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। वीज़ा ऑफिसर जब वीज़ा डिसीजन मेकिंग के टाइम पे आपके जो है डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, आपके फाइनेंशियल्स भी देखते हैं कि आपके पास कितने फंड्स पड़े हुए हैं, आपके पास इनफ फंड्स हैं इस ट्रैवल के लिए। स्पेशली आज की डेट में टिकट्स काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं कि आपके पास इनफ फाइनेंशियल सपोर्ट है या नहीं खुद की। अगर आप सोच रहे हैं कि विजिटर वीज़ा पे आप अपने भाई बहन के फंड्स लगा देंगे या पेरेंट्स के फंड्स लगा के एफिडेविट लगा देंगे तो उस केस में जो है आपके ज़्यादातर रिफ्यूज़ल के चांसेस ही होते हैं। आपके पास जो है अपने फंड्स होने चाहिए। तीसरा जो मोस्ट कॉमन रीज़न होता है जो कि रिफ्यूज़ल लेटर पे भी लिखा आता है वो होता है इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस इन होम कंट्री। तो उस केस में क्या है कि जब वीज़ा ऑफिसर देखता है कि आपके फंड्स भी इनफ नहीं है, जहाँ आपके पास जो है फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं है, आपके ITRs भी नहीं है, आपकी इनकम भी लो है, तो वो ये चीज़ें देखता है, कंपेयर करता है कि आप कौन सी सिटी में रह रहे हो, उसमें जो है एक्सपेंसेस कितने हैं, आज के दौर में आप उसमें गुजारा कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसमें वो देखता है कि आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, आपका कितना खर्चा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को वो कैलकुलेट करके डिसाइड करता है और आपके जो है रिफ्यूज़ल लेटर पे इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस भी लगा देता है कि आपके जो है इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस जो है अपनी होम कंट्री में सही नहीं है। तो उस केस में वो आपकी लो इनकम भी हो सकती है और आपके लो फाइनेंशियल्स भी हो सकते हैं। चौथा आता है एब्सेंस ऑफ एविडेंस। एब्सेंस ऑफ एविडेंस में आ जाते हैं आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। जैसे कि मान लो आपने अपना वीज़ा अप्लाई किया है, आपने जो है पे स्लिप्स तो लगा दी, जहाँ आपने ITRs तो लगा दी और आपने डिक्लेयर किया हुआ है कि आप 50,000 ABC कंपनी से जो है इनकम पर मंथ अर्न कर रहे हो, जहाँ आपको सैलरी आ रही है, लेकिन आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में अपनी जो है इनकम के वो प्रूफ नहीं लगाए। जैसे कि आपकी सैलरी क्रेडिट स्टेटमेंट होगी कि आपको वाकई में जो है ये इनकम जो है क्रेडिट हो रही है और आपकी 6 लाख 6.5 लाख साल की इनकम बनती है, जहाँ आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं। उसके अलावा आपने कोई मान लो फॉर्म 16 नहीं लगाए, क्योंकि जो 6 6.5 7 लाख की इनकम होती है वो टैक्सेबल इनकम होती है। तो जब आपका जो है एम्प्लॉयर आपको 6-7 लाख रुपया पर एनम पे करता है तो आपको फॉर्म 16 TDS जो ट्रेसेस फॉर्म होते हैं TDS के टैक्स डिडक्टेड सोर्स वो भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो आपका टैक्स डिडक्ट करके इंडियन में जो टैक्स ऑफिस है वहाँ पे भेजता है, जो आप अपने ईयर एंड पे क्लेम कर सकते हो फाइनेंशियल ईयर एंड पे वाइल लॉजिंग योर टैक्स रिटर्न। तो आप फॉर्म 16 नहीं लगाते, जहाँ आप अपनी जो है बैंक स्टेटमेंट नहीं लगाते जिसमें आपके सैलरी क्रेडिट्स हो रहे हैं, जहाँ आप कोई ऐसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मिस कर देते हो, तो उस केस में भी जो है ये एब्सेंस ऑफ एविडेंस होता है।
तो आपका जो है वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। आप ये डिक्लेयर नहीं कर सकते, जहाँ वर्बली डिक्लेयर नहीं कर सकते कि आपकी जो है सैलरी आपको 50-60 हज़ार जो है कैश मिल रही थी, क्योंकि एज़ पर इनकम टैक्स लॉ अगर आपको 10,000 से ज़्यादा सैलरी पर मंथ मिल रही है तो अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए, वो कैश में नहीं आप ले सकते। नेक्स्ट जो फिफ्थ रीज़न आता है वो होता है बोगस एंड मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट्स। रिसेंटली मुझे किसी क्लाइंट ने अपनी रिफ्यूज़ल लेटर भेजी थी और उसके बाद उन्होंने जो मुझे अपनी टैक्स रिटर्न प्रोवाइड की या जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मुझे दिखाए, आई वाज शॉक। उन्होंने अपनी जो है 30 लाख की इनकम क्लेम की हुई थी। तो आपको भी पता है कि जिस बंदे की 30-35 लाख की साल की इनकम होती है, 2.5-3 लाख रुपए पर मंथ, वो बंदे के पास सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि फॉर्म 16 जो बैंक में सैलरी आ रही होती है उनके, फॉर्म 16 बैंक में सैलरी पे स्लिप्स। और जो कंपनी आपको 30-35 लाख रुपया पे करेगी वो कोई छोटी मोटी गली वाली कंपनी नहीं होगी, मोहल्ले वाली। वो कंपनी कोई एमएनसी होगी कि आप कोई बहुत ऊंची पोस्ट पे हो, कोई मैनेजमेंट कंसल्टेंट की, जहाँ आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, जहाँ कोई आपके पास 15-20 साल का इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस है, आप इंजीनियर हो, आपको जो है इतनी सैलरी आ रही है 25 से 30 लाख की, वो जस्टिफाई होता है। उसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपकी जो टैक्स रिटर्न्स हैं, आपके फॉर्म 16 से हैं, पे स्लिप है, कंपनी का लोगो देख के या कंपनी देख के ही पता चल जाता है कि ये कंपनी जो है आपको इतने पैसे पे कर सकती है या नहीं। जब मैंने उस बंदे के डॉक्यूमेंट्स देखी और वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे फेक थे, क्योंकि वो फॉर्म 16 भी फेक थे, वो बैंक स्टेटमेंट भी उन्होंने खुद बनाई हुई थी और उन्होंने टैक्स रिटर्न्स भी जो है एडिट की हुई थी, और उसको बस जो है एक फेक फाइल लगा के रिफ्यूजल ले ली। उस केस में क्या हुआ कि उन्होंने अपनी इनकम तो दिखा दी, लेकिन जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बनाए थे वो डॉक्यूमेंट्स देख के लग रहा था कि ना तो इस बंदे की इतनी सैलरी हो सकती है, ना ही ये जो कंपनी है इसको इतनी 30 लाख की सैलरी जो है साल की पे कर सकती है। तो वो देख के ही लग रहा था कि ये फेक बनाए हुए। तो इंस्टेड ऑफ वीज़ा ऑफिसर ने उस प्रोफाइल पे या उस एप्लीकेंट पे बैन लगाने की बजाय उसका वीज़ा रिफ्यूज़ किया। डैट वाज इज गुड लक कि उसका सिर्फ वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था, उस पर बैन नहीं लगा था। जब भी आप कोई ऐसे बोगस या फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट्स लगाते हो तो आपके पे जो है 5 साल का बैन भी लग सकता है, अगर जो वीज़ा ऑफिसर है वो टैक्स रिटर्न्स या फॉर्म 16 या आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है बैंक से कंफर्म कर ले, या जो आपकी टैक्स रिटर्न्स है वो टैक्स ऑफिस से वेरीफाई कर ले, तो आप पे बैन भी लग सकता है। लेकिन वॉल्यूम इंडिया से अभी ज़्यादा है वीज़ास की, लोग ज़्यादा वीज़ास लगा रहे हैं, तो वीज़ा ऑफिसर्स के पास इन चीज़ों का टाइम नहीं होता कि वो टैक्स ऑफिस को ईमेल करेंगे या वो आपके बैंक को ईमेल करेंगे और उनके जो है रिप्लाई की वेट करेंगे कि ये जो बैंक स्टेटमेंट है वो जेन्युइन है या नहीं, या ये जो ITR फॉर्म 16 है वो जेन्युइन है या नहीं। तो इंस्टेड कि वो बैन लगाएं, वो क्या करते हैं, अगर उनको लगता है कि ये फेक डॉक्यूमेंट्स है तो वो सीधा जो है रिफ्यूज़ल ही लगा देते हैं। तो आई हाईली रेकमेंड कि आपकी जितनी भी इनकम है, अगर आप 5 लाख साल का कमा रहे हो, 4 लाख कमा रहे हो, 8 लाख कमा रहे हो, उतना ही क्लेम करें। कोई भी फेक डॉक्यूमेंट ना लगाएं जिससे आपके ऊपर जो है बैन लग जाए फ्यूचर में। 6th रीज़न जो आ जाता है वो होता है कि आप एक हाई रिस्क कंट्री से हो, हाई रिस्क कंट्री से अप्लाई करो। जैसे कि पीछे श्रीलंका में हुआ था कि वो दिवाला निकला हुआ था, तो जो भी लोग श्रीलंका से अप्लाई कर रहे थे तो उनकी काफ़ी रिफ्यूज़ल्स आ रही थी। दूसरी, अगर मैं अफ़गानिस्तान की बात करता हूँ तो उस पर भी जो है काफ़ी रिफ्यूज़ल्स देखने को मिलती है। तीसरा, हमने रिसेंटली एक क्लाइंट का वीज़ा लिया था जिसकी काफ़ी अच्छी सैलरी थी, वो सऊदी अरेबिया में था, बट ही वाज पाकिस्तानी, उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था, और वीज़ा ऑफिसर ने उनके रिफ्यूज़ल लेटर पे लिखा हुआ था कि आप एक हाई रिस्क कंट्री से हो, आपके जो है कंट्री में बहुत हालात ख़राब हो चुके हैं, पाकिस्तान में ये हो गया वो हो गया। तो हमने उस रिफ्यूज़ल को चैलेंज किया था कि जो एप्लीकेंट है वो पाकिस्तान में नहीं रह रहा, वो सऊदी अरेबिया में है, और उसकी जो सैलरी है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में भी अगर कन्वर्ट करेंगे तो काफ़ी अच्छी सैलरी है। तो वो हमने रिफ्यूज़ल को चैलेंज करके जो है वीज़ा ले लिया था, और वीज़ा भी आ गया था रीअप्लाई में, जब उन्होंने पहले जो है खुद अप्लाई किया था या किसी दूसरे एजेंट से पहले अप्लाई किया हुआ था। तो अगर आप हाई रिस्क कंट्री से हो तो भी जो है आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। स्पेशली जैसे जो वॉल्यूम है इंडिया, पाकिस्तान और इन कंट्री से आजकल ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया में जो विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हो वो लोग वापस भी नहीं आ रहे, वहाँ पे जाके स्टूडेंट वीज़ा में कन्वर्ट करवा रहे हैं। तो अब अगर आप USA से अप्लाई कर रहे हो, सिंगापुर से अप्लाई कर रहे हो, जापान से अप्लाई कर रहे हो, UK से अप्लाई कर रहे हो, तो आपके पास उन्हीं कंट्रीज़ के पासपोर्ट है, तो वीज़ा ऑफिसर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है कि वो डेवलप्ड कंट्रीज़ है। लेकिन अगर आप दूसरी हाई रिस्क कंट्रीज से वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो आपके जो है वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आपको पहले ही सारी चीज़ें जस्टिफाई करनी पड़ती है, अपने सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ फंड्स, एवरीथिंग आपको जो है जस्टिफाई करना होता है।
लास्ट में जो 7th रीजन आ जाता है वो होता है लैक ऑफ टाइज इन योर होम कंट्री। अगर आपकी होम कंट्रीज में जो है आपकी फैमिली टाइज वीक है, जहाँ आपकी कोई और टाइज वीक है, तो वो भी जो है वीजा ऑफिसर आपका जो है रिफ्यूजल लगा देता है। तो स्पेशली उन लोगों के लिए जो अनमेरिड है, उनको हम हमेशा बोलते हैं कि आप अपनी प्रोफाइल जो अपना जो फाइल है बड़े ध्यान से लगाओ। अगर तो आपकी इनकम ज़्यादा है तो ही आप जो है अपना ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करें, नहीं तो आप किसी दूसरी कंट्री को देख सकते हैं जिसका थोड़ा ट्रेंड पॉजिटिव है। तो अगर आपकी फैमिली टाइज वीक है कि तो आपको जो है इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि आपको कैसे जो है अपनी कवरिंग लेटर में फैमिली टाइज को दिखाना है, या कैसे आपको जो है उसको जस्टिफाई करना है। सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन रीजंस कि क्यों लोगों की जो है विजिटर वीज़ा की रिफ्यूज़ल आती है। तो अब अगर आप इनको ओवरकम करना चाहते हैं तो फर्स्ट थिंग जो है आपकी इनकम अपनी होम कंट्री में अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी इनकम कम भी है तो आप प्रिसाइजली जो है अपनी जेन्युइन इनकम बता सकते हैं इंस्टेड ऑफ मेकिंग फेक डॉक्यूमेंट्स। ऐसा कुछ ना करें कि आप कोई फेक डॉक्यूमेंट्स बनाएं या फेक ITRs बनाएं। दूसरा, अगर आपके पास अभी फंड्स नहीं है या कम फंड्स हैं तो भी अपना वीज़ा ना लगाएं, आप वेट करें एटलीस्ट 4 to 5 मंथ्स। अपनी जो है बैंक स्टेटमेंट बनाएं जिसमें आपके जो है अगर 50,000 इनकम आ रही है उसमें 10-15,000 आपके एक्सपेंसेस हैं, तो आपको 35 to 40,000 हर महीने आपके अकाउंट में सेव होना चाहिए। कि आपकी एक वेल मेंटेन्ड बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, ताकि जब आप सेकेंड टाइम अपना वीज़ा अप्लाई करें या रीअप्लाई करें तो आपको जो है वीज़ा ऑफिसर सेम रीज़न ना दे सके कि आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है जहाँ आपकी इनकम कम है। इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस में भी यही दोनों आ जाएंगे कि आपकी इनकम आ रही होनी चाहिए। आप अपने सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स लगाएं, पे स्लिप्स लगाएं, उसके साथ सैलरी क्रेडिट प्रूफ्स लगाएं। अगर आपकी एग्रीकल्चर से इनकम आ रही है तो टैक्स फ्री इनकम होती है, आप ITR से उस इनकम को जस्टिफाई नहीं कर सकते। इसके लिए आपको जो है JA फॉर्म्स प्रोवाइड करने जरूरी हैं अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, और JA फॉर्म जो है इंग्लिश में होने चाहिए। अगर आप हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में जो JA फॉर्म्स आजकल कंप्यूटराइज मिलते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, उनके पंजाबी में भी लिखा होता है, इंग्लिश में भी होता है। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो मेक श्योर करें कि आपके जो JA फॉर्म्स हैं इनकम के, एग्रीकल्चर के, वो इंग्लिश में हो। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, पार्टनरशिप फर्म रन करते हैं, कंपनी रन करते हैं, तो मेक श्योर कि आप अपनी पार्टनरशिप डीड, रेंट डीड, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, GST जो है अदर डॉक्यूमेंट्स भी साथ में लगाएं, ताकि जो एब्सेंस ऑफ एविडेंस से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है वो भी आपका जो है वीज़ा ना रिफ्यूज़ हो। बाकी मैंने बोगस एंड मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में पहले ही बता दिया आपको कि आप कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स ना लगाएं। अगर आप किसी हाई रिस्क कंट्री से हैं तो अपनी सारी जो कमी पेशी है, जहाँ आपके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, वो पहले ही अपनी कवर लेटर में जस्टिफाई करें एक एक चीज़ की। अगर चाहे आप इस हाई रिस्क कंट्री से हो लेकिन आपकी प्रोफाइल में ये जो है ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, इसलिए आप जो है अपनी कंट्री में या अपनी कंट्री ऑफ रेजिडेंस में वापस आओगे। दीज आर सम ऑफ द टिप्स कि कैसे आप जो है अपना वीज़ा सिक्योर कर सकते हैं वाइल अप्लाइंग। अगर आप फर्स्ट टाइम भी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ द टाइम टू रैप अप दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको भी अपना जो है वीज़ा एंडेवर की टीम से अप्लाई करना है तो आप जो है हमें दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेक श्योर आप हमें ऑफिस आवर्स में कॉल करें। अगर आप हमें आफ्टर आवर्स कॉल करना चाहते हैं तो आप हमें जो है अपनी प्रोफाइल व्हाट्सएप कर सकते हैं। विल गेट बैक टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।